चलो अगला हमारा टॉपिक है केपलर्स लॉ हो गया बच्चों। ये भी आप लोग का क्लास 10th का ही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। होता क्या है जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इधर आ जाओ सिंपली, ये स्टेटमेंट को हाईलाइट करो। ये कौन सा लॉ है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी क्लास 10th में जो पढ़ा है वही याद करके, वो याद किया हुआ वही लिख देने का। अच्छा आपको ये याद है, इस फॉर्मूले को देखा है कभी? F इज इक्वल टू लिख देता हूं, या ऐसा कुछ देखा होगा, या हो सकता है आपने बच्चों ऐसा देखा हो, क्लास 10th में ऐसा देखा होगा। यही है। ये सुनो, अब होता क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? पहली बात मैं आपको बता दूं, ये छोटा ऑब्जेक्ट रहे या बड़ा ऑब्जेक्ट रहे, उनके बीच में ये फोर्सेस प्रेजेंट होता है। जैसे अगर बात करूं, हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, समझ आ रहा है? तो जिसका कुछ मास है अभी, लेकिन ये जो है ना एक वीक, अगर मैं बात करूं ना जितने भी फोर्सेस है, तो ये वीकेस्ट फोर्स होता है। क्या होता है? वीकेस्ट फोर्स है। इसलिए अपने बीच में ये फोर्स हमको विजिबल मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे जाके चिपक जा रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट में बहुत दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करते हो, कोई बिल्डिंग से छलांग लगाते हो, है ना, किधर आओगे? नीचे आएंगे, मतलब अट्रैक्शन होगा, ये दिखाई दे रहा है तुम लोग को। हाँ, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाओगे, वो अलग कहानी है। बराबर है? नहीं। अच्छा, लेकिन आपको यहां पर जो है ना वो अट्रैक्शन जो है वो विजिबल दिखाई देता है। और ये एक सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट के जो लाइन ज्वाइनिंग होता है वहां पर एक्ट करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहां पर बताऊं, जैसे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मान लीजिए m1। क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे स्टेट बोर्ड में आप लोग ने पढ़ा है, वो d पढ़ा है ना? यहां पर अभी हम लोग r सिंबल ले लेंगे और कुछ नहीं होने वाला है, बात वही है। ए, और एक चीज याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव होता है क्या? रिपल्सिव होता है? ऐसा देखा है किसी ने बिल्डिंग से छलांग लगा और ऊपर चला गया वहीं से? और उसकी रूह हो सकता है कि ऊपर चली जाए, उसकी बॉडी तो नीचे ही आएगी। हाँ, पता चला डर के मारे पहले ही मर चुका, बॉडी नीचे आ रही है। अच्छा, लेकिन आप ध्यान रखो, कभी रिपल्सिव होता है क्या? ये नहीं होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है हमेशा। इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं अब हम लोग, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बात करें तो वहां पर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, एनएलएम में बात करेंगे। अच्छा, तो दो बॉडी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है। अब ये जो है ना उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस दिशा में लग रहा होगा। इसको बोलूंगा फोर्स ऑन 2/1, F21। तो F21 कैसे लग रहा है? आजा, नहीं आ रही बात समझ? तो वन जो है उस पर फोर्स कैसे लगा रहा है? इस दिशा में अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको मैंने देखो एरो इस तरह बनाया, और नाम क्या दिया इसका? फोर्स ऑन 2/1। पढ़ेंगे कैसे इसको? 2 मतलब अगर पूरा स्पेसिफिकली फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 बाय ऑब्जेक्ट 1, तो 2/1 बोल देंगे, समझ में आ जाता है ना? नहीं आ रही बात समझ में? हम्म हम्म ओके। अच्छा, ये वाला इसको क्या करेगा? ऐसे अट्रैक्ट करेगा, सही है। इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 1/2। समझ में आ रहा है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बार में ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ? तो ये उसको ऐसे खींच रहा है, और ये इसको देखो, एक डांस का स्टेप बन गया। बराबर? अच्छा, ये कहां एक्ट कर रहा है? दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पर। कहां पर एक्ट कर रहा है? मैंने दोनों के सेंटर से जब लाइन ज्वाइन किया तो लाइन ज्वाइनिंग पर आ रहा है ना, ऐसे तो नहीं खींच रहा ना? आजा, ऐसे तो नहीं आ रहा ना? ये कहां पर है? लाइन ज्वाइनिंग पर। तो लाइन ज्वाइनिंग पे जब भी फोर्स होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है सबको? ओके, तो दिस इज सेंट्रल फोर्स। अभी अभी बात करते हैं, सुनो। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इनके मास पर, ठीक है।
तो ये जो फोर्स है, अगर मैं कोई भी, और ये दोनों फोर्स ना बच्चों एक ध्यान रखिएगा, दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं, दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से खींच रहे होते हैं। समझ आ रहा है? मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन तो आपने देख लिया, फोर्स ऑन 1/2 और 2/1। मैं कोई भी एक की फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? वो प्रोपोर्शनलिटी बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? प्रोपोर्शनलिटी। इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट रिलेशन है। मास, दोनों का मास के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप मास बढ़ाओगे, इनका क्या करोगे? मास बढ़ाओगे, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अच्छा, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, इसलिए ये ऊपर लिखा गया है। अच्छा, उसी के साथ साथ अगर मैं इनको दूर करते चले जाता हूं, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो यहां पर जो जैसे ही हम लोग अभी क्लास 10 में तुम लोग ने इसको प्रूव किया हुआ है, डिस्टेंस के साथ फोर्स का क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जिसको इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। तो जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसी के साथ साथ उसका स्क्वायर भी होता है। तो यहां पर तो डिस्टेंस के साथ ये रिलेशन है, तो आप डी स्क्वायर लिख देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और आपको समझ में भी आ रहा है कि अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो अट्रैक्शन क्या होते जाएगा? कम होता चला जाएगा। जितना दूर जाएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम कम अट्रैक्ट कर पाएगा। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। सही बात है? बोलो, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगा, तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा फोर्स, तो इसलिए इनवर्स रिलेशन है। और ये स्क्वायर वाला रिलेशन हम लोग प्रूव करते हैं इसको। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस का एक डेरिवेशन आप लोग ने क्लास 10th में किया हुआ है, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर ही। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटता है ना बच्चों, आपको मालूम है हमेशा जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और यहां पर जो कांस्टेंट हमने इस्तेमाल किया गया है वो कैपिटल जी इस्तेमाल किया है, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हम लोग यूजुअली जब हम लोग ग्रेविटेशन जब चैप्टर की बात कर रहे होते हैं तो हमारा एक बॉडी यहाँ पर अर्थ होता है और दूसरा बॉडी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो हो सकता है उस पर रेस्ट कर रहा हो, या हो सकता है उसके अराउंड में क्या कर रहा हो? रिवॉल्व कर रहा हो। समझ आ रहा है? लेकिन एक बॉडी आपका कौन होगा? अर्थ होगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो जो M1 और M2 आप देख रहे हो बच्चों, इनमें से एक को मैं क्या इस्तेमाल कर लूंगा? कैपिटल एम, मतलब अर्थ का मास कैपिटल एम, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर रेस्ट कर रहा हो या उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहा हो उसका मास क्या ले लूंगा? मैं स्मॉल एम ले लूंगा। तो आपका, और डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर? स्मॉल आर लेते हैं। तो आपको अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में भी यही वाला लिखना है। आई बात समझ में? क्लास 10th में मैंने लिंक कर दिया कि आप लोग ने क्लास 10th में ऐसा कुछ किया हुआ है, इसी को बस फॉर्मेट चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो दो बॉडी होती थी उसमें से एक बॉडी कौन होगी? आपकी अर्थ होगी, और अर्थ का मास क्या लिया जाएगा? कैपिटल एम, और जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा या उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहा होगा वो स्मॉल एम होगा। सिचुएशन कुछ ऐसे हो सकती है। ठीक है, ये आपका अर्थ है बच्चों, ठीक है, ये, ठीक है, कोई दूसरा मास है जिसका स्मॉल एम बोल देते हैं। ये हो सकता है उसके अराउंड में क्या कर रहा हो? रिवॉल्व, हो सकता है यहाँ पर रेस्ट भी कर रहा हो। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कैपिटल एम है और ये कौन हो जाएगा? स्मॉल एम। और ये आपका स्मॉल एम जो है आपका मून भी हो सकता है सिचुएशन के अंदर। समझ में आ रहा है? या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सैटेलाइट हो सकती है, या कोई ऑब्जेक्ट है जो, जैसे हमारी बात करें तो हम यहाँ पर जो है ना ऐसे, यहाँ पर तो हम लोग ऐसे खड़े हैं यहाँ पर, तो रेस्ट कर रहे हैं अर्थ सरफेस पर। आई बात समझ में? तो इसके और इसके बीच का, या इसके और इसके बीच का फोर्स, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आई बात समझ में? जिसका फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। आई बात समझ में? व्हाट इज स्मॉल आर? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द, या आप बोल सकते डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप देखोगे तो मैंने डिस्टेंस कहाँ से बताया हूँ? ठीक है, सेंटर से बताते हैं हम लोग। ये आपका अर्थ हो गया और ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्चुअल में हम लोग जो डिस्टेंस देखते हैं वो सेंटर टू सेंटर देखते हैं। अब बोलेंगे सर इसका इसका आपने तो यहीं तक बताया था, मतलब उसमें अगर डायग्राम देखोगे तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा होता है। तो आप अगर यहाँ तक लोगे और यहाँ तक लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है। समझ आ रहा है? लेकिन अर्थ का निग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, तो अर्थ का आपको सेंटर से ही लेना पड़ेगा। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं कैपिटल आर। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल आर। और इसके ऊपर जितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट होगा वो एच होता है। क्या होता है? एच। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको हम लोग स्मॉल आर लेते हैं। पूरे डिस्टेंस को क्या लेते हैं?
स्मॉल आर लेते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी अच्छे से। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पर है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा सेंटर टू सेंटर? आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। नहीं आ रही बस? जैसे भी मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, तो मेरे और अर्थ के बीच में, क्योंकि मैं सरफेस पर हूं, तो डिस्टेंस कहां से? मेरे पैरों तले से डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है ना? यहां से मेजर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो उस बड़े डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही छोटा है। तो हम लोग जो है ना वही डायरेक्टली रेडियस ऑफ द अर्थ ही ले लेते हैं डिस्टेंस। तो यहां ही से लिखा जाएगा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा ना, यहां होगा, तो यही डिस्टेंस लिया जाएगा और वो कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो आप सुनो, स्मॉल आर इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो कितना लिया जाएगा डिस्टेंस? कैपिटल आर, विच इज रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस। ठीक है, जिसका वैल्यू 6.4 10⁶ मीटर होता है, या 6400 किलोमीटर आप लोग ने पढ़ रखा है। पढ़ा है ऐसा कुछ? 6400 किलोमीटर, ये क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है, 6400 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ, 6.4 10⁶, 6.4 10⁶। ठीक है, अभी करते करते आ जाएगा आपको, न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होगा तो नंबर याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग को पहले से याद होना चाहिए, क्लास 10th में हुआ है। अच्छा, इसके बारे में आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं बोल देता हूं कि ऑब्जेक्ट कुछ हाइट h पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? h हाइट पर है। h हाइट मतलब कहां से मेजर किया जाएगा? अर्थ के सरफेस से। तो आप बोलूंगा इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे r प्लस h, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो कैपिटल आर प्लस एच हो जाएगा। हाँ, इसको टोटल हम लोग क्या बोलते हैं? एक स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। खत्म हो गई बात, ये सब चीज समझ आना चाहिए। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, इसको अगर आपने लफ्ज वर्ड्स में बोल दिया तो हमारा लॉ हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। अच्छा, पहली बात मैं आपको एक सवाल ये पूछता हूं कि क्या कोई, जैसे हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है? है ना? जिसका मास होगा वो अट्रैक्ट, तो एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद द डेफिनाइट फोर्स। एक फिक्स फोर्स के साथ क्या करता है? खींचता है ना? सही है, अट्रैक्ट करता है। तो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद द फोर्स विच इज, अब यहां से चालू होगा, फोर्स विच इज, ये दोनों का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बीच में देखो, मल्टीप्लीकेशन को बताने के लिए डेफिनेशन में हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों मास के बीच में क्या है? अच्छा, ये नहीं आएगा डेफिनेशन में, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अपन बोल रहे हैं ना प्रोपोर्शनल टू, वो प्रोपोर्शनलिटी हटता है तब आता है, तो उसको डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करना है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट यानी क्या होता है? जिनको नहीं पता है, क्लास 10th में भी मैंने बता रखा हूं, इसको ऐसे तरीके से समझते हैं हम लोग। जिनको नहीं पता है वहां पर लिख के रखो कि इसका क्या मतलब है। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मास का मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं है? अच्छा, एंड डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? ओके, तो एंड, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द, किधर गया? स्क्वायर ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम। खत्म हो गया। देखो कितने बच्चों को याद हो गया ये। Every particle of matter attract every other particle with the definite force, या with force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। और इसके बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ये देखो, इधर बता देता हूं, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला लिखोगे, फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे, ये आ जाएगा। अच्छा, इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए M1 M2, अदरवाइज जब अर्थ वगैरह की बात होगी अर्थ के साथ में तो कैपिटल M स्मॉल m होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये G का वैल्यू आपको एग्जाम में पूछा जाता है, क्लास 10th में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये मैंने क्लास 10th में आपको याद करवाया हुआ है, अभी भी याद कर लो बच्चों उसको। कैपिटल G की जो वैल्यू है, क्या हुआ उसको? क्या हुआ तेरे को?
जा मुँह धो क्या, जा जल्दी से, चाय भी पी के जा, उसको भी लेके जा। ए बैठ, लात मारूंगा ना तेरे को। ओके, कैपिटल जी की वैल्यू सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए। क्लास 10 से जिनको याद है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, उनके मुंह पे मुंह खोलोगे फटाक से निकल जाएगा, है ना। जिन्होंने नहीं याद किया क्लास 10 में, अभी 11th में याद कर लो। 6.67 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, विद यूनिट याद करना है। यूनिट भी आपको एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है, ठीक है। याद हो गया क्या ये वैल्यू सभी बच्चों को? अच्छा, इसके बाद इसका डायमेंशन याद करना है, जो ये आपके लिए नया है क्योंकि डायमेंशन हम लोग चैप्टर नंबर 1 में करें, ठीक है। डायमेंशन हम लोग हमारे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग एलएमटी में करते हैं, तो यहाँ पर 312 याद रखने का, लास्ट के दोनों माइनस, ठीक है। डायमेंशन याद कर लो, ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में, हाँ ठीक है। तो डायमेंशन है इसका L3, ओके। अभी अगर आपसे अभी मान लो अगर आप कोई पूछता है कि सर इसका डायमेंशन ये कैसे आया, तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लो, आप साइड में लिख भी सकते हैं इसका डायमेंशन कैसे आया। सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, जी का फॉर्मूला बनाता हूं मैं। ये ऊपर वाले में जी का फॉर्मूला बनाओ। जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? FR स्क्वायर, सही है। और अपॉन में क्या हो जाएगा? M1 M2, ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला। ये क्या है? F का फॉर्मूला था ना, उसको उधर से जी का फॉर्मूला बनाओ। देखो ऊपर ही, ऊपर वाला फॉर्मूला देखो ना, समझ में आ जाएगा। रीअरेंजमेंट है सिर्फ। आप सुनो, क्या आपको फोर्स का डायमेंशन पता है? फोर्स फोर्स फोर्स, हाँ 112, लास्ट में माइनस, नहीं याद है? ओके, तो इधर फोर्स का डायमेंशन LMT 112 मतलब 1 1 2 और लास्ट वाला माइनस। ये हो गया हमारा किसका डायमेंशन बच्चों? फोर्स का। अच्छा, आर कौन है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का L1 होता है, और आर का स्क्वायर है, तो डायरेक्टली आप L2 लिख सकते हो, समझे? नहीं समझे? या L1 लिखकर उसका स्क्वायर कर दोगे। आर कौन है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ आ जाएगा, तो L1 लिखोगे। अब आर के ऊपर स्क्वायर है, तो एल के ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, खत्म। अच्छा, M1 यानी मास है, M2 यानी भी क्या है? तो मास का डायमेंशन M आ जाएगा। ये LMT मतलब क्या? लेंथ, मास और टाइम। तो मास के लिए क्या आ जाएगा? M1, ये वाले के लिए भी M1। अब M2 है तो आप उधर M2 मत लिखो, पावर एक ही मास है ना वो, ये दूसरा मास है इसलिए M2 लिखा हुआ। उसके ऊपर पावर कितना है अगर देखोगे तो 1 ही है, उसके ऊपर पावर कितना है? एक ही है। तो यहाँ पर आप M1 और ये बाजू में भी M1, M1 M1 क्या हो जाएगा? तो M स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे बोल देंगे आप, समझे? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये L2 और ये L1 कितना हो जाएगा? बराबर, तो ये हो जाएगा आपका L3। ये M स्क्वायर जो है ऊपर आ जाएगा, तो -2, ये +1 है, 1 और -2 क्या हो जाएगा? -1, सही है। और ये T-2 ऐसे ही हो गया। देखो कैसे सॉल्व हुआ, ये आ गया। तो निकाल, सॉल्व ऐसे कर सकते हैं अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके लिए आपको डायमेंशन बताओ, जैसे फोर्स का डायमेंशन यहाँ पर पता होना चाहिए। 112 मैंने बताया अभी कि फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इसका, कई मरतबा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। हो गया डन। मिटा दूं? ठीक है, तो यहां पर आपको देखो क्या क्या याद रखना है। एग्जाम में आपको इसका स्टेटमेंट पूछ सकता है, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद ऐसे ही बोल सकता है
राइट दी डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ सकता है आपको, समझ आ रहा है? और उसका यूनिट पूछ सकता है, उसका वैल्यू पूछ सकता है, तो आप उस जैसा सवाल रहेगा उस हिसाब से आपको क्या कर देना, उसको सॉल्व कर देना, ठीक है? चलो, तो ये बात हो गई हमारे पास। नेक्स्ट यहां पर अगर आप लोग अगर इसको देखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ये एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आ जाओ। फॉर्मूला सबको याद है ना? अब सुनेंगे सभी बच्चे। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन। तो आप फोर्स कितना बोल दिया आपने? ये फोर्स के बारे में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में किसने बताया था हमको? न्यूटन बाबा ने बताया था, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूटन हो जाएगा। तो फोर्स आपको कितना दिया है? 1 न्यूटन दिया है दो बॉडी के बीच में। आपको बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। डिस्टेंस क्या कर दिया आपने? डबल कर दिया। सिचुएशन आपके सामने रखूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो बॉडी है आपके पास, ये m1 है और ये कौन है? m2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर अगर बात करूं, ये मान लीजिए r है। कितना है? r है। अगर आपने इस डिस्टेंस को क्या कर दिया? 2r कर दिया। क्या कर दिया? तो आपको पता है फोर्स के साथ क्या होने वाला है? फोर्स बढ़ने वाला है, घटने वाला है? मास वही है, डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस बढ़ा दिया, फोर्स कम हो जाएगा। कितना होएगा? अब सुनो, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपके सामने एक फॉर्मूला बनाता हूं, ठीक है, और सिचुएशन आपके सामने रखता हूं। इसको आप मान लीजिए, जो आर है ना, इसको R1 मान लीजिए, और ये सेकंड सिचुएशन है 2r जो डबल कर दिया आपने, वो क्या मान लीजिए? R2। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, जो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको ये आप मान लीजिए F1। क्या मान लीजिए? दोनों का मैग्नीट्यूड बात कर लेता है ना। और ये वाला जो फोर्स होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कितने फोर्स से? तो इन दोनों के बीच में फोर्स F1 है, और इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है? अभी देखो, मैं फोर्स ऑन 1/2 ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, वो वेक्टर फॉर्म में अपन ऐसे बात करते हैं, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होता है ना। तो चाहे ये उसको जितने फोर्स से खींचे, वो सेम ही फोर्स से खींचेगा, मैग्नीट्यूड से। तो F1 बोल दिया, और दूसरी सिचुएशन को क्या बोल दिया? F2। अच्छा, मेरे पास वैसे जनरली F का फॉर्मूला क्या है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो चेंज क्या हो रहा है? क्या मास चेंज हो रहा है? नहीं, मास उतना ही है। चेंज कौन हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मतलब r चेंज हो रहा है, तो फोर्स भी क्या होगा? चेंज होगा। तो रिलेशन सिर्फ इन दोनों का है। G कांस्टेंट है, m1 m2 बदल नहीं रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन सिर्फ क्या बनेगा? इसका बनेगा। रिलेशन किसका बनेगा? है ना। अभी सुनो, पहले एक काम करते हैं, इसके लिए इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? F1 प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, ठीक है। इधर पे लिखूंगा तो प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं बच्चों? डिवाइड कर दूं, मतलब मुझे चाहिए F2। क्या चाहिए आपको? तो F2 डिवाइडेड बाय F1 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? F2 डिवाइड बाय, तो यहां पर आ जाएगा F2 डिवाइडेड बाय व्हाट? F1। प्रोपोर्शनलिटी यहां पर हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट कौन है? Gm1 m2। इधर पे भी क्या है? Gm1 m2। वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इक्वल करके F2 के सामने कौन है? 1 अपॉन R2 स्क्वायर, अपॉन इधर पे कौन है? अच्छा, अपॉन के अपॉन वाला कहां जाता है बच्चों? तो ये अपॉन के अपॉन में है, तो ये कहां भाग जाएगा? ऊपर। तो ये बेसिकली रिलेशन आ जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन, तो आप सीधा समझ सकते हो बच्चों। मैंने देखो यहाँ क्या लिखा है? 2/1 F2/F1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि R के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स है, तो यहाँ पर 1/2 होगा। नहीं समझे? देख लो जरा गौर से। F2/F1, F2 बाय इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो इधर अगर 2 और 1 है तो उधर पे 1 और 2 होगा। 1 2 और 2 1 समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? F2 डिवाइड बाय F1 है, उधर पे R1 डिवाइडेड बाय R2, और उनका स्क्वायर भी है क्योंकि स्क्वायर रिलेशन में ही है। तो आप सिर्फ, आपको ये रिलेशन पता चल गया ना, आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो डायरेक्टली। और कॉम्पिटिटिव में यही इंपॉर्टेंट होता है, ये बनाना इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, अब ये बनाना अगर आप सीख गए डायरेक्टली, और कैसे बन रहा है ये, क्योंकि देखो ये वाला बोलेंगे इस फॉर्मूले में सर ये सब भी है, उसका क्या हुआ, तो कैंसिल हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जो चीज बदल नहीं रही है, मतलब वो चीज वही रहने वाली है, जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो जी M1 M2 क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाए। तो फॉर्मूला हमारे पास जो शॉर्टकट बन के निकल के आ रहा है वो निकल रहा है F2/F1 इज इक्वल टू R1² आप चाहे तो स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ R1/R2 का होल स्क्वायर, समझे। तो फॉर्मूला मॉडिफिकेशन राइट साइड में कर लीजिएगा, ये अपन क्वेश्चन में दिखाएंगे नहीं, ठीक है। चलो मेरे पास डेटा लिख देता हूं मैं, आप सिचुएशन बना सकते हो क्वेश्चन के अंदर। मैं लिख देता हूं F1 इज 1 न्यूटन, और R1 आपका R है, R2 आपका तुहार है, ठीक है, और आपको F2 क्वेश्चन मार्क है बच्चों। चलो दूसरा फोर्स जो है आपको ये निकालना है। अच्छा एग्जाम में ये सब बनाने की जरूरत, ये सब करने की, ये हमने किया हुआ है इसको शॉर्टकट। अब मैंने जो फॉर्मूला बनाया वो डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है। क्या लिखूं बच्चों, F2/F1 क्या लिखूं यहां पर, R1/R2 का होल स्क्वायर, सही है बात। क्या आप बता सकते हो, R1 ऐसी रहेगा, R2 हमारा कितना है, सॉरी R1 की जगह R लिखता हूं, और R2 की जगह क्या लिखूंगा, तुहार लिखूंगा, क्या हमार, ठीक है। अब सुन लो, हार R से R क्या हो जाएगा, ये 2 का 1 अपॉन, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर रे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4, और यहां पर कौन है, F2/F1 हमारा कितना है पता है, 1 न्यूटन है, कितना है 1 ही लिख रहा हूं सिर्फ 1। तो बेसिकली F2 इज इक्वल टू कितना आ गया अपना 1/4, 1/4 क्या, ठीक है। अब सुनो 1/4 मतलब होता है 0.25, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 न्यूटन भी लिख सकते हो, खत्म। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया ये, हाँ ये कोई पूछेगा नहीं ना F1 कहाँ गया, देखो F1 1 वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 रखोगे तो उसका कोई नीचे महत्व है, ये साइड में लिखना है कि मैंने ये सिचुएशन आप बना लीजिए, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए ये, और ये सब फॉर्मूला भी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में सिर्फ इतना कर दिया कहानी खत्म, ठीक है। ओके तो अभी हम लोग बात करेंगे कैपिटल जी की वैल्यू, आप लोग ने याद किया हुआ ना 6.67। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या मतलब है बच्चों, अगर मैं इस पूरी कायनात में, यूनिवर्स है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, छोटा बड़ा मोटा छोटा, समझ आ रहा है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उनके बीच में जब आप उन फोर्स बात करें, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा यानी प्रोपोर्शनलिटी हटके जी, वो कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, सेम होता है। चाहे आप सन और अर्थ के बीच में ले लो, समझ में आ रहा है, चाहे आप अर्थ और मून के बीच में ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को निकाला कैसे किया है, ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है, इधर देखो, ये सब कुछ नहीं करना है आपको, हाँ इधर पे, किधर गया, ये रहा, ठीक है। इसको कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट या कैवेंडिश बैलेंस भी बोला जाता है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा देख लो, फिर बाद में थियरी में पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो हमने क्या किया, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक रॉड लिया, इसके दोनों एंड पर
दोनों एंड पर लेड मालूम है, लेड, लेड मालूम है, लेड बॉल्स लगा दिए लेड के, ठीक है। क्या, किसके? कांच के नहीं, लेड मतलब क्या होता है, प्लम्बम, पीबी सिंबल है इसका, ग्रुप नंबर 14 में आता है, कार से गए सैंडी पब, हाँ, पीबी, ओके। तो लेड बॉल्स लगा दिए, ठीक है, बीच में एक रॉड से इनको कनेक्ट कर दिया, और यहां पर एक तार से इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, यानी लटका दिया, ठीक है। और इस पे एक मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया, मिरर लगा। पुराने एक्सपेरिमेंट में ना एंगल ट्विस्ट वगैरह का एंगल निकालने के लिए ये मिरर वाली कहानी बात करते थे। आप आगे चल के एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बात करोगे 12th में, तो उसमें भी सेम कहानी होगी। ये कितना बेंड हुआ ये निकालने के लिए आप क्या करते हो, लैम्प स्केल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। ये लैंप है और ये क्या दिखाई दे रहा है, स्केल। तो लैंप स्केल अरेंजमेंट लगाते हैं, यहाँ पर जो है ना अपन मिरर लगाते हैं। जैसे ये बेंड होगा तो मिरर का जो फेस है वो भी ऐसे जाएगा ना। तो जब लाइट यहाँ से फॉल कराऊंगा, ठीक है, तो ये टकरा के इधर जाएगा, तो यहाँ पर किस पे जाएगा, स्केल के ऊपर। तो स्केल पे जितने पर ये लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होगा उतना अपना रीडिंग मेजर कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कितना बेंड हुआ, ठीक है। तो जैसे कोई तार है, ठीक है, तार का फेस आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ये कोई तार है, इसका फेस इस तरफ है, इधर में मिरर लगा दिया आपने, और नीचे अगर ये कोई चीज इससे जो लगी हुई है वो गोल घूमती है, ठीक है, तो ये तार भी ट्विस्ट होगा, है ना। तो यहाँ सामने लैंप लगाया हुआ है, तो लैंप से जो लाइट इस पे फॉल करेगी वो पहले कहीं और फॉल कर रही थी, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बेंड हुआ। ये क्या पता चल जाएगा, एंगल पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पेंसिल से यहाँ पर लिख लो, दिस इज कॉल्ड एज लैंप स्केल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लैंप स्केल अरेंजमेंट। इसमें देखो लैंप और स्केल दिखाई दे रहा होगा। ये कौन है, ये एम कौन है, यहाँ पर मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, तार के ऊपर मिरर पेस्ट कर देते हैं, या इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेगा फासेन, फासेन। तो आप बेसिकली इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। नीचे रॉड है, रॉड में कितना लगा हुआ है, दो लेड के बॉल्स लगे हुए हैं, स्फीयर लगे हुए हैं, जिसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली रेडियस है, डायमीटर कुछ 5 सेंटीमीटर कुछ दिया हुआ है बुक के अंदर, इतना होता है 5 सेंटीमीटर के करीब। अच्छा, अभी हमने क्या कर दिया, सुनो, अभी तक इसको नहीं लेकर आए थे, बड़े बॉल्स को नहीं लेकर आए, छोटे छोटे बॉल्स लगाया हुआ है। अब हमने क्या कर दिया, ये इक्विलिब्रियम में ऐसा है, ये ऐसे रखा हुआ है। अब हमने क्या कर दिया, यहां पर एक बड़ा बॉल रख दिया और यहां पर भी बड़ा बॉल रख दिया, सेम सेंटर से सेम दूरी पर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक बड़ा बॉल यूज किया हुआ है आपने, कैपिटल एम जिसका मास बोला हुआ है, इसको क्या बोल रहा है, स्मॉल m1, और ये m2, और यहाँ पर आपने ले लिया एक कैपिटल m। अच्छा, ये m1 m2 दोनों बराबर होंगे, हाँ, छोटे छोटे जो मास है, और कैपिटल एम वाले भी मास क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली, मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 20 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर कितना होता है, 20 सेंटीमीटर, ऐसा बुक में अभी अपन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये बड़ा है। तो हमने क्या किया, वो जो रॉड से लगाया वो छोटे स्फीयर्स हैं लेट के, और यहाँ पर आपने बड़े स्फीयर लगाए जिसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर और डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो बड़ा है। अच्छा, अब क्या देखा हमने कि जब जैसे ही इस बॉल को रखा, ठीक है, जैसे ही इस बॉल को रखा, ध्यान रखिए एक मिनट, एक डंडा रखा हुआ था ना इधर पे पड़ा हुआ, किधर है, देखो जरा, है क्या उधर, एक मिनट रुको, एक मिनट, नहीं इधर नहीं, हाँ लाओ, अच्छा लाओ, देख कैमरा संभाल, कैमरा संभाल। छी 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 छी, इधर सुनो, अभी इसको अगर आपने ऐसे लटकाया हुआ, हाँ, एकदम इसके नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके नीचे रहने दो, अच्छा, ठीक है। ये देखो ऐसे लटकाया हुआ है, इधर पे एक बॉल लगा हुआ है, इधर बॉल लगा हुआ है, यहाँ पर आपने एक बड़ा स्फीयर लगाया, यहाँ पर एक बड़ा स्फीयर लगाया। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, नहीं 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 नहीं, अट्रैक्शन, मासेस है ना,
ठीक है, तो अभी ये इक्विलिब्रियम में ऐसा रखा हुआ है, लेकिन इधर पे जैसे एक बड़ा मास रखता हूं और उधर पे जैसे बड़ा एक मास रखता हूं, तो इनमें बीच में अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ये धीमे धीमे ऐसे जाएगा, ऐसे मूव होगा, है ना। और यहां पर इधर पे मिरर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिरर है ना यहाँ पर। तो जैसे ये ट्विस्ट होगा तो ये मिरर भी ऐसे जाएगा, तो यहां से लाइट फॉल करेगी और उसको यहाँ पर स्केल पे फॉल कराएगा, तो यहाँ पर भी एक स्केल होगी। तो स्केल पे हम लोग क्या मेजर कर लेंगे, एंगल मेजर कर लेंगे कि कितना एंगल इसने ट्विस्ट होकर एंगल बनाया, तो थीटा मेजर, एंगल यहाँ पर क्या बोलेंगे, थीटा। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अब सुनो, थोड़ी देर के बाद ना ये ऐसे रोटेट होने के बाद रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब ऐसा क्यों हो जाएगा, ठीक है, किसी के पास वो स्टील वाली स्केल है क्या, स्टील वाली, नहीं है, लो दो। ये पूरा कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये बीच में जो ऐसे लगा, यहां पर मिरर लगाया, और मुझे बताओ, देखो ये ऊपर से फिक्स है ना, तो जैसे ये रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा, तो ये देखो ट्विस्ट हो रहा है, अगर आप देखोगे तो नीचे से यहां से क्या हो रहा है, ये ट्विस्ट हो रहा है। मैंने स्केल ये स्टील वाली इसलिए लगा, टूटे नहीं, प्लास्टिक वाली रहती तो अभी टूट जाती है, ऐसे करता तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर से फिक्स किया हुआ, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, समझ आ रहा है। और ट्विस्ट होने के बाद, ठीक है, अगर मैं इसको यहां से ये दोनों बॉल्स निकाल दूंगा ना, तो ये वापस से ये तार उसको क्या करेगा, अपनी जगह पर वापस ले आएगा। तो इसका मतलब एक गोल घूम रही है यहां पर, वो आपको पता है, दया कुछ तो गड़बड़ है ना। टॉर्क वाली कहानी जब बताया था मैंने, आप ढक्कन खोलते हो तो क्या लगाते हो, टॉर्क लगाते हो, ठीक है, साइकिल चलाते हो, समझ आ रहा है, क्या लगाते हो, टॉर्क लगाते हो, ड्राइविंग करते हो, टॉर्क लगाते हो। टॉर्क मतलब क्या होता है, रोटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, रोटेशनल फोर्स। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर इस क्या क्या नाम है, रॉड के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, इधर और एक, ये दो फोर्स की वजह से गोल घूम रहा है ना। अच्छा, ये कुछ देर के बाद आ जाता है इक्विलिब्रियम पर, यानी रुक जाता है। तो इसका क्या मतलब है, ये रुक क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो गोल घुमा रहा है ना इसको फोर्स, वो वाला फोर्स, और जो इसको वापस लेकर आएगा वो फोर्स, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूं, ठीक है, मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं, ठीक है, और आपको बुला लिया मैंने, आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, है ना, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसे ही रुक जाएगा ये, क्योंकि मैं इसको ऐसा घुमाना चाहता हूं और आप उसको ऐसे घुमाना चाहते हो। अगर ये दोनों बराबर बराबर हो गए तो ये वहीं रहेगा ना, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया उसका, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। अब यहां पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो एक रोटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, रोटेशनल फोर्स, मतलब टॉर्क। तो टॉर्क यानी क्या हो गया, गोल घुमाने वाला फोर्स, समझिए बात को। तो मैं अगर इसको ऐसे घुमा रहा हूं और आप इसको ऐसे घुमा रहे हो उस तरफ से, ठीक है, और ये दोनों बराबर बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा एक जगह पर। अब ये रुका हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दो लग रहे हैं, हाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और बराबर लग रहे हैं। नेट टॉर्क बोलेंगे कि जीरो है। टोटल टॉर्क अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों का टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो एक प्लस और एक माइनस होगा और आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। आई बात समझ में। अच्छा, अब हम लोग यहां पर बात आती है, दो टॉर्क बोल रहा हूं तो टॉर्क के दो नाम बोले जाएंगे। एक जो इस मास की वजह से हो रहा है वो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये बॉल हटा दूं, तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये बीच में जो इसको तार से लटकाया हुआ है या स्केल से लगाया हुआ है, ये इसको क्या करेगा, वापस लेकर आएगा, नहीं, अगर बॉल हटा दूं तो ये इसको वापस लेकर आ जाएगा अपनी जगह पर, ये उसको रीस्टोर करेगा। क्या करेगा, इसका मतलब यहां पर दो टॉर्क लग रहे हैं, एक डिफ्लेक्ट कर रहा है और एक उसको वापस लाना चाह रहा है। तो डिफ्लेक्ट करने वाला और रीस्टोर करने वाला जब बराबर होगा तो ये इक्विलिब्रियम पर होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम, यानी एक पोजीशन पर ये रुक जाएगा। क्या इतनी कहानी समझ में आई, नहीं समझा। अच्छा, अब इसका रीस्टोरिंग टॉर्क, टाउ आर लिख देता हूं मैं इसको, क्या लिख देता हूं, टाउ आर, रीस्टोरिंग टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सी, और यहां पर मैं कोई भी एंगल पर बात कर लेता हूं,
सी अल्फा ले लेता हूं फिलहाल। इन्होंने, एक मिनट, इन्होंने यूज किया के, तो मैं के अल्फा यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये जो डायग्राम है ना, यहां पर आप लिखो कि ये कौन है बच्चों। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यूजुअली कॉलेजेस में ये सब करवाया नहीं जाएगा आपको, रीस्टोरिंग टॉर्क। लेकिन अभी अपना चैप्टर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए तो कर लेते हैं अपन। कहीं करवा दिया कहीं नहीं करवाया तो अपन फिर दोबारा कराना पड़ेगा मेरे को। दिस इज रीस्टोरिंग टॉर्क। अच्छा, इसको सिंबल बना कैसे रहा हूं मैं, देखो ये ऐसा सिंबल है, टाउ। ये कौन है? ठीक है, ये आपके ताऊ है। ताई ने ताऊ को फरार कर दिया, ताऊ का फॉर्मूला भी देखोगे आप। ताऊ इज इक्वल टू एफ आर फॉर्मूला बनता है। ये सुनो, ताऊ आर यानी क्या हो गया? रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क जो है ना, और ये अपना कौन है बच्चों? ये एंगल है। ठीक है, आप इसको कैसे निकाल सकते? जितना ज्यादा एंगल होगा, जितना ज्यादा क्या होगा? एंगल होगा, उतना ज्यादा क्या होगा आपका? रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। अच्छा, अगर बच्चों आपको ये पता है, रीस्टोरिंग टॉर्क पता है, अल्फा पता है, तो आप के कैसे निकालोगे? ये अल्फा इधर आ जाएगा, और ये के कौन है पता है? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्विस्ट कांस्टेंट। ट्विस्ट हो रहा है ना यहां पर, ये ट्विस्ट कांस्टेंट। और यू कैन से रीस्टोरिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट भी बोलते हैं। यूजुअली ट्विस्ट कांस्टेंट, क्योंकि जो तार होता है ना वो ऐसे ट्विस्ट हो रहा होता है, ऐसा मुड़ रहा होता है, तो ट्विस्ट हो रहा होता है, जैसे ट्विस्ट कांस्टेंट। तो ट्विस्ट कांस्टेंट कैसे मिलेगा? अगर आपको रीस्टोरिंग टॉर्क पता है तार का, और एंगल पता है, तो आप जो है ना के को निकाल सकते हो यहां पर। समझ गए? अच्छा, अब एक और बात, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, जो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कैसे निकलेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी टॉर्क का फोर्स के माध्यम में, मतलब टर्म में फॉर्मूला बनेगा क्या। तो ताऊ का फॉर्मूला हम लोग वैसे पढ़ते हैं एफ आर। ठीक है, तो ताऊ को ताई ने भगा दी, ताऊ हो गए फरार, एफ आर हो गए। ठीक है, तो फोर्स और ये आर डिस्टेंस होता है। अभी आर कौन है? डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है? मुझे बताओ, देखो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। अब अगर ये दो एंड पे अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो गोल घूमेगा ना भाई? ये नहीं घूमेगा। जैसे हैंडल होता है, हैंडल, आप एक फोर्स ऐसे लगाते हो, एक ऐसे लगाते हो, तभी ये गोल घूमता है ना। आप राइट टर्न लोगे, ऐसे लगाओगे तो लेफ्ट टर्न हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल सोचो कि आप दोनों एंड पर अगर ऐसी फोर्स लगा रहे हो, हैंडल हाथ में आ जाएगा, है ना? या सीधा ऐसे लगा देते हो, तो आप टर्न ले पाओगे क्या? तो आपको क्या करना पड़ता है? दोनों एंड पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होता है, इधर पे अंदर की तरफ, इधर पे बाहर की तरफ। ठीक है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, उस हिसाब से। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड, ये जो दोनों फोर्स है ना, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो आप दोनों में से कोई एक फोर्स लिख लेना होता है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लिखना होता है। तो आर कौन होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर फोर्स। अभी यहां पर सिचुएशन हम लोग ऐसा ले रहे हैं कि ये रॉड है और इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है और ये 90 एंगल बना रहा है, तो ये डिस्टेंस अपना आर, जो कि क्या हो जाएगा? एल के बराबर हो। आर कौन होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर फोर्स। अब परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूं, जब आप वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तब आपको धीमे धीमे समझ आएगा। फिलहाल यहां पर डिस्टेंस कौन हो गया मेरा? एल। ओके, तो आप ध्यान रखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? दो फोर्स है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों में से कोई एक फोर्स आपको इस्तेमाल करना है, और डिस्टेंस बिटवीन ये जो दो फोर्सेस हैं इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। कौन सा डिस्टेंस लेना है? जो कि मेरा अभी फिलहाल किसके बराबर होगा? एल के बराबर होगा। तो यहां पर मेरा टाउ टी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एफ एल। क्या होना चाहिए? एफ एल होना चाहिए। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई?
अब ये अगर दो चीज आपको पता है, देखो मैंने आपको बता दिया कितने फोर्स लगने वाले हैं इसको इक्विलिब्रियम पर, दो, एक इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है और एक इसको वापस ले जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना वहीं पर, तो वहां पर वो सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब आपको कहानी बहुत ही आसानी से समझ आएगी कि हम लोग जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। करें, शुरू करें, कौन सा, अरे ये फॉर्मूला बताया ना, एफ आर फॉर्मूला है ना, तो दोनों में से कोई एक फोर्स एफ लिख दिया, और ये आर जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन है यहाँ पर, एल है, लेंथ ऑफ द रॉड है, तो एफ एल हो गया, टाउ डी कौन हो गया, एफ एल हो गया। अच्छा आप थोड़ा सा आप ये बता सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास स्मॉल m ही बोल दो आप, m1 m2 बोलने की जरूरत नहीं है, स्मॉल m कैपिटल M, इनके बीच में फोर्स जो होगा वो कितना होगा बता सकते हो, बोलो बोलो, अरे दो मास है, तो m1 m2 क्यों बोलूंगा मैं, स्मॉल m कैपिटल M है ना, तो आप बोलोगे G, ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m बाय इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा इक्विलिब्रियम पर, आर स्क्वायर। तो जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो डिस्टेंस बात करना है, इक्विलिब्रियम जब रुक जाएगा तो, ठीक है, तो वाला डिस्टेंस आपको लेना है, एफ पता चल जाएगा। अब इतनी कहानी अगर आपको पता है तो आप पता कर लोगे कैसे कैपिटल जी निकालता है। आगे बात करें, बेसिक हो गया, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, क्या हुआ है इसके अंदर बताओ, एक रॉड लिया, दोनों एंड पर क्या क्या लगाया, लेड के बॉल्स लगाया जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको एक स्ट्रिंग के जरिए, एक तार के जरिए, एक वायर के जरिए हमने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। वायर के ऊपर लगाया है मिरर, मिरर के सामने लगाया है स्केल, और उसके पीछे लगा दिया है लैंप, ये लैंप स्केल अरेंजमेंट कर दिया हमने, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े दो स्फीयर लगाते हैं, ठीक है, जिसका मास कैपिटल एम और रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, पहले वाले के डबल बड़ा स्फीयर लगाया, या डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको लगाने के बाद ये क्या होगा, गोल घूमेगा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या लग रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये गोल घूम रहा है, दोनों जगह लग रहा है, तो टॉर्क क्रिएट हो रहा है। तो कौन सा टॉर्क है जो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर ये बड़े वाले स्फीयर हटा दिया तो इसको वापस लेकर कौन आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। अच्छा इस एक पॉइंट पर जाके ये रुक जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर दो टॉर्क एक दूसरे के बराबर हो रहे होंगे, कौन कौन से टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग और रिस्टोरिंग टॉर्क, समझ आ रहा है। और रिस्टोरिंग टॉर्क का भी फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का भी फॉर्मूला बता चुका, क्लियर है बात। अच्छा अब आगे सुनो, अब आंसर में आप किस तरीके से लिखोगे इसको, यहां से करना है, फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर टू बॉडीज, मास m1 और m2 कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है बाय l डिस्टेंस से, समझ में आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा और एक चीज, ये जो रॉड होता है ना उसका मास नेग्लिजिबल होता है, रॉड कैसा लेना है आपको, हल्का रॉड लेना है, रॉड ऐसा यूज करना है जिसका मास क्या हो, बहुत ही कम हो। तो लाइट रिजिड रॉड, तो जो कैवेंडिश बैलेंस होता है, ये हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, कैवेंडिश वाला ना, तो कैवेंडिश बैलेंस कंसिस्ट ऑफ लाइट रिजिड रॉड, ठीक है। अच्छा उसको हम लोग ने सपोर्ट कहां से दिया है, सेंटर से, ठीक है, इट इज करके नहीं, इसको कंटिन्यू करो, कैवेंडिश बैलेंस कंसिस्ट ऑफ लाइट रिजिड रॉड सपोर्टेड एट, देखो यहां से कंटिन्यू हो जा रहा है ये, इट इज सपोर्टेड करके बोला, तो यहां पर कंटिन्यू कर देते हैं, सपोर्टेड एट द सेंटर बाय, ठीक है, फाइन यानी बहुत ही हमारे पास पतला जो है, एक वर्टिकल वायर होगा ना उससे सपोर्ट दिया हुआ है, वर्टिकल मेटालिक फाइबर, कितना सेंटीमीटर लॉन्ग, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, हो गया सेकंड पॉइंट। अच्छा थर्ड पॉइंट कर देते हैं, टू स्मॉल स्फीयर S1 एंड S2, देखो काय का लिखा हुआ है इन्होंने,
लेड, लेड मतलब आपको बताया ना मैंने, पीबी, प्लम्बम, सही है, जिनका मास क्या है, इक्वल है, इक्वल मास M1 M2 है, लेकिन दोनों का मास क्या है, इक्वल है, MME है, ठीक है। डायमीटर कितना बोला, अच्छा डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5, आर माउंटेड एट द एंड्स ऑफ द रॉड एंड स्मॉल मिरर एम इज फास्टेंड टू द मेटालिक फाइबर। क्या इतना पॉइंट समझ में आया, पढ़ो। ये जो तार है उसके ऊपर हमने क्या फिक्स किया हुआ है, मिरर लगाया हुआ है, तो फास्टेन करके लिए इसके लिए वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इतना पूरा मार्क कर दो, जितना अंडरलाइन किया उतना ही नहीं, हाँ पूरा, ये तो बोलोगे सर इतना ही डायमीटर अबाउट, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है। अच्छा मिरर हमने क्यों नहीं लगाया हुआ है, ताकि हम लोग एंगल मेजर कर सकें, लाइट इधर फॉल होगा, ट्विस्ट होगा तो इधर बताएगा, तो सामने लगाया हुआ स्केल, तो यहां पर पहले स्केल पे यहां पर फॉल कर रही थी लाइट, अब यहां फॉल करेगी, तो आप नंबर वहां पर स्केल पे नंबर रहता है, उस हिसाब से एंगल मेजर कर लोगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, फोर्थ पॉइंट, क्या हमने दो बड़े बड़े लेड के स्फीयर लिया बाद में, ठीक है, तो टू लार्ज, स्मॉल बोलने के लिए उन्होंने S1 S2 सिंबल इस्तेमाल किया है, और लार्ज के लिए L1 L2 बोल रहा है, देखो टू लार्ज लेड स्फीयर, लार्ज मतलब L1 L2 बोल दिया, ऑफ इक्वल मासेस, दोनों का मास क्या है, कैपिटल M, डायमीटर कितना लिया है, अबाउट 20 सेंटीमीटर, ब्रॉड क्लोज टू दी स्मॉल स्फीयर ऑन अपोजिट साइड, है ना, छोटी वाली के नजदीक में रख दिया गया और अपोजिट साइड में रखा गया, ठीक है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है, इतना कर लिया। अब टॉर्क वगैरह की कहानी आपको पता है ना, कितने टॉर्क की बात किया था मैंने, 2। अब देखो आगे क्या बात करना है, हमारा 4 पॉइंट हुआ ना, फिफ्थ पॉइंट, ये अगर आर क्या है, इफ आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन बिग एंड नेबरिंग स्मॉल स्फीयर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, क्या ये फॉर्मूला बनेगा बताओ, दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, G mm बाय आर स्क्वायर, इफ आर इज द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर, समझ आ रहा है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, फॉर्मूला लिख दिया, इसको आप इस्तेमाल कर लो, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 1 बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। आगे सुनो, ये अंदर जा, बैठने देना उसको, क्या नीचे गिराएगा, अच्छा अगर दोनों पे फोर्स लग रहा है F और F अपोजिट डायरेक्शन में, तो टॉर्क भी लगेगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा, तो यहां पर देखो, फिफ्थ हो गया ना, 6 पॉइंट कर दो, इफ लेंथ ऑफ द रॉड इज L, देन मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए इसको, इस टॉर्क को मैं क्या लिख रहा हूं सुनो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्या बोलोगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज, ठीक है, ये कट कर दो उसको, अराइजिंग आउट ऑफ दीज फोर्सेस, क्या बोला मैंने, इफ लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी, जो दो बॉल है वो L है, या लेंथ ऑफ द रॉड L है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा पहली बात तो, इसको डिफ्लेक्ट करेगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज, इसको टाउ डी लिख दो, क्या लिख दो, टाउ डी इज इक्वल टू F इंटू एल, कैसे आया पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, फोर्स इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा क्या आपको पता है F की जगह पर ये क्यों आ रहा है, फ्रॉम 1, समझे, 1 से हमने बोल दिया कि भाई F की जगह ये आ गया, G स्मॉल m कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। अच्छा आप इसको नाम क्या दे देंगे अपन, इसको 2 नाम दे दो,
7 पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर एक मैथमेटिकल स्टेप आपके सामने लिख रहा हूं, उसको लिखना। एट इक्विलिब्रियम टाउ डी होगा टाउ आर के बराबर। टाउ डी किसके बराबर होगा, टाउ आर के बराबर होगा। टाउ डी किसके बराबर होगा, टाउ डी कौन है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टाउ आर कौन है, रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, अच्छा टाउ डी हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला हुआ है। ठीक है, तो सिंस यहां पर ना बच्चों टाउ आर फॉर थीटा एंगल यहां पर कंसीडर कर रहा हूं मैं, जब ये ट्विस्ट हुआ ना तो यहां पर आप मान लीजिए एंगल कितना हुआ, ये मिरर था ना मिरर, तो जब ये यहां से ऐसे गया तो फॉर एग्जांपल ये एंगल कितना ट्विस्ट हुआ, यहां पर थीटा हम लोग मान रहे हैं कितना, के निकालने के लिए हम लोग अलग सिचुएशन इस्तेमाल किया था, वहां पर एंगल कितना लिया था अल्फा, लेकिन फॉर दिस सिचुएशन, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपका एंगल कितना है, थीटा है। तो यहां पर सिंस टाउ आर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, के थीटा एंड फ्रॉम 2। ठीक है, टाउ डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या, आर स्क्वायर एल, और यहां पर लिख सकता हूं के थीटा। थीटा आपको कौन बताएगा भाई, ये जो मिरर है ना, ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और उस स्केल पर अपने को एंगल पता चल जाएगा। के हम लोग कहां से पता करेंगे, जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था आपको, के का फॉर्मूला क्या बताया था, टाउ डिवाइडेड बाय अल्फा, के वहां से पता हो जाएगा। देखो इस सिचुएशन में थीटा आपको मिरर बताएगा, थीटा कौन बताएगा, के हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, कौन से फॉर्मूले से, टाउ बाय एक मिनट, टाउ इज इक्वल टू के थीटा ना, तो टाउ बाय अल्फा, तो के हम लोग कहां से पता करेंगे, टाउ बाय अल्फा से, ये पता हो जाएगा। स्मॉल एम आपको पता है, कैपिटल एम आपको पता है, लेंथ आपको पता है, स्मॉल आर भी आपको पता है, डिस्टेंस मेजर कर लोगे ना, इन सबको वहां भेजूंगा और कैपिटल जी निकल जाएगा। तो यहां पर ना इसके बाद आपको क्या करना है, ये स्टेप मिल गया ना, ये वाला बन गया, इसके बाद आपको क्या स्टेप लिखना है ध्यान रखो, आप इसके बाद जी का फॉर्मूला बना लो, जी का फॉर्मूला बना लो, क्या बनेगा, के थीटा आर स्क्वायर स्मॉल एम कैपिटल एम। अगर आपको ये सारी चीजें पता है आप जी निकाल सकते हो, खत्म हो गई कहानी। क्या बोलोगे, बाय नोइंग के थीटा आर स्क्वायर स्मॉल एम कैपिटल एल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। तो इस तरीके से पहली मर्तबा कैपिटल जी का वैल्यू निकाला गया। तो आपको ध्यान रखना है कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला गया, कैवेंडिश बैलेंस और कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, पूरी कहानी समझ आ गई। तो इसके बाद आपको ये वाला स्टेप लिखना है और फिर बाद में क्या लिखना है, नीचे स्टेटमेंट क्या लिखना है मैं बताता हूं, ये कर लिया इतना, ठीक है। और क्या चेंजेस करेंगे अभी देखो मैं यहां पर बताता हूं, ठीक है। डायरेक्ट यहां पर ये सब कट कर दो, ये सब पूरा, ठीक है। यहां पर लिखते हैं इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट थीटा एंड नोइंग द वैल्यू ऑफ टाउ एम कैपिटल एम आर, ठीक है। एक मिनट यहां पर ऐसे लिख दो, हाँ बाय नोइंग वैल्यूज ऑफ टाउ एम कैपिटल एम, ठीक है, आर इधर पे और लिखो के, और क्या बच गया हमारा एल, ठीक है, के एल आ गया, और कुछ बचा थीटा, थीटा। तो आप क्या बोलोगे, बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ टाउ स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल आर के एल एंड थीटा, ठीक है। हाँ तो यहां फिर आगे कंटिन्यू करना है, द वैल्यू ऑफ जी कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। बस 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 वो स्टेप के बाद तो जी का फॉर्मूला बना लो, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख देने का, कहानी खत्म हो गई। अच्छा इन सबको सॉल्व करने के बाद जी की वैल्यू अपने को कितना मिली, 6.67 10⁻11 स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया कैवेंडिश बैलेंस। हाँ तो ये आपको 3 मार्क के लिए हो सकता है आएगा,
यूजुअली कॉलेजेस में करवाते नहीं है, लेकिन अगर हमने कर लिया तो अच्छी बात है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल जी का फॉर्मूला बच्चों आप लोग ने किया होगा क्लास 10th में। क्लास 10th में अगर अच्छे से करते हो तो फिर 11th में आपको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। समझ आ रहा है? अदरवाइज पहली मर्तबा जब आता है तो थोड़ा सा तकलीफ देता है चैप्टर। समझ आ रहा है? पहले शुरुआत में स्कूल सेक्शन में नहीं होता था चैप्टर। समझ आ रहा है? डायरेक्ट 11th में पढ़ देते हैं। अभी स्कूल सेक्शन में भी चैप्टर नंबर 1 से इंट्रोड्यूस करा है ग्रेविटेशन। जगह लड़की को नहीं, 12th में हुआ करता था पहले, अभी 11th में कर दिया उन्होंने। ओके नेक्स्ट बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसका फॉर्मूला निकालने के लिए आता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला निकालना है अपने को। चलो करते हैं इसको। मैं थोड़ा सा ना अलग तरीके से कराता हूँ, यहां पर नहीं कराता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या सिंबल लिखते हैं आप लोग? स्मॉल जी। ये देखो आपके पास ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है, सुनो इन दोनों के बीच में बेसिकली आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी। यहां पर अर्थ पे अगर मैं अर्थ की वजह से इस पर बात करूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे इसका मास कैपिटल एम, उसका स्मॉल एम, जी एम एम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर का होल स्क्वायर बोल दोगे। तो आप पे जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ओके तो यहां पर बोलता हूं द ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स acting on an object is equal to weight of the object। अच्छा वेट मास इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। वेट का फॉर्मूला क्या है? तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, वेट है ना, वेट किसके बराबर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है, एफ जी लिख देता हूं। अच्छा वेट का फॉर्मूला हमारा क्या है? एम जी, सही है। ये पढ़ा है वेट का फॉर्मूला क्लास 10th में? मास, हाँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू महात्मा गांधी, मैंने ऐसे बताया था। महात्मा गांधी का एक और नाम है डब्ल्यू, जो कि आपने हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, फिजिक्स में। तो डब्ल्यू ही महात्मा गांधी है और महात्मा गांधी ही डब्ल्यू, इनका निक नेम है। ऐसे फिजिक्स में हमने समझने के लिए बता दी। ओके ओके, तो डब्ल्यू एम जी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा दोनों के लिए बताओ? जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय, ऐसे बनेगा। अच्छा दोनों तरफ सेम क्या है देख रहे हो? स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों हमको स्मॉल जी का फॉर्मूला मिल जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन
समझ गए? और यहां पर बात कर सकते हो आप, अच्छा इन्होंने कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर ही लिखा हुआ है ना? हाँ ठीक है, बस खत्म, झाला, समझ गए? तो इसमें काफी छोटा सा मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही करना अगर जी का फॉर्मूला निकालने के बोल सकते हैं। सवाल क्या बोलेगा? यही डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है जिसका मास स्मॉल एम है, अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? वेट के बराबर। तो यहां लिखने का कि सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट, तो आप वही लिखने का W इज वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट की जगह mg, इसकी जगह G/m/r², mm कैंसिल हो गया, स्मॉल g का फॉर्मूला आपके सामने। समझ गए? अब इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल जी कैपिटल एम। देखो यहां पर कैपिटल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इधर भी स्मॉल जी है, कैपिटल जी भी, एम भी आपके पास स्मॉल एम भी होता है, कैपिटल एम भी होता है। तो अगर स्मॉल एम लिख दो गलत हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम आना चाहिए यहां पर। समझ आ रहा है? तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। आई बात समझ में? अच्छा, अगर यही फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, अगर बच्चों ये ऑब्जेक्ट किधर आ जाए? अर्थ के सरफेस पर आ जाए। कहां आ जाए? यहां। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला फिर आपका ऐसा हो जाएगा। समझे? अच्छा, अगर मैं इसी पॉइंट पर बात करना चाहूं तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर प्लस एच भी होता है। तो स्मॉल आर की जगह आप क्या लिख सकते हो? आर प्लस एच लिख सकते हो। तो इस पॉइंट पर बेसिकली कितना जी लग रहा होगा आपको पता चल जाएगा। समझ गए? ध्यान रखें। अभी इसमें बहुत सारे केसेस हैं। हाइट अगर जो है ना मतलब नजदीक है तो आप उन बोलते हैं जी जो है यहाँ पर 6400 ना, 320 किलोमीटर कुछ दिया हुआ है उसमें लिमिट, बात करेंगे। तो एक खैर फॉर्मूला निकल चुका है हमारा। आगे बात करते हैं इसके ऊपर। देखो अभी न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से पूछा जाता है। क्या ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कंडीशन लिखा है, देखो कैपिटल आर कैसे आ गया? आर सरफेस पर स्मॉल आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल आर होता है। तो ये भी लिख लीजिए आप, लिख लीजिए क्योंकि इन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप ऐसे लिखो, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ भी लिख सकते हो आप, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के अगर आप नजदीक हो तो स्मॉल आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके? देयरफॉर स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझे? और ये वाले फॉर्मूले में ना एक और चीज कर लेना आप, स्मॉल आर की जगह ये भी लिख लो, कैपिटल आर प्लस एच। ये डायग्राम में देख रहे हो ना स्मॉल आर क्या होता है। खत्म। अगर आपसे जी का फॉर्मूला पूछता हूं मैं एट सर्टेन हाइट एच, तो आप क्या बोलोगे? अभी इसमें भी चेंज होगा, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। एट सर्टेन हाइट एच पर आपको मतलब वेरिएशन ऑफ जी पर पढ़ोगे ना, तो वहां पर अपन डिराइव करने वाले 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो जी का ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर प्लस एच। तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है,